भारत और पाकिस्तान के बीच आयात निर्यात बंद। जी हां, आज से दोनों देशों के बीच बंद हुआ आयात निर्यात। पाकिस्तान के साथ सभी बिजनेस डील्स रद्द कर दी गई है। सीएआईटी ने बिजनेस डील रद्द करने का ऐलान किया, तो पहले से हुए सभी व्यापारिक समझौते भी रद्द कर दिए गए हैं। सीएआईटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया है कि इस फैसले को देश के लगभग 9 करोड़ व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जहां सरकार ले रही है, तो वहीं सीएआईटी यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आयात निर्यात को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से सभी बिजनेस डील को रद्द कर दिया गया है। बिजनेस डील रद्द करने का सीएआईटी की तरफ से ऐलान किया गया। पहले से हुए सभी व्यापारिक समझौते भी रद्द कर दिए गए हैं। तो पूरी तैयारी पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कर दी गई है। पहले से ही पाकिस्तान कटोरा लेके तमाम देशों से मदद की गुहार लगाता रहा है और अब भारत ने यह सख्त रुख अपनाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद की और आतंकवाद के पनाहगार की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी जहां सरकार करती हुई नजर आ रही है। कई कूटनीतिक फैसले लिए गए, तो कई महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए गए हैं, जहां एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया गया 23 मई तक पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से। तो दूसरी तरफ सीएआईटी की तरफ से आयात निर्यात को लेकर तमाम जो डील्स है उसे रद्द किया गया। तो देखिए, जो डील ऑनगोइंग थी, जो चल रही थी, उसे भी रद्द किया गया है। आयात निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, और पूरी तैयारी यहां पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए कर दी गई है और आयात निर्यात को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि सीएआईटी की तरफ से सभी डील्स को रद्द किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस बाबत आपको 3 दिन पहले ही भारत एक्सप्रेस ने बताया था कि भुवनेश्वर में एक बड़ी मीटिंग होती है, वहां पर तमाम फैसले लिए जाते हैं। और कल भी मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होनी है, तो तमाम मीटिंगों के बाद ये फैसले लिए गए हैं और अब भारत ने अपने तमाम तरीके के व्यापारिक संबंध और समझौते पाकिस्तान के साथ मना कर दिए हैं। साफ साफ कह दिया है कि आपके लिए नो एंट्री नो एग्जिट, आप जाइए, बाहर जाइए। जिस तरीके से आपने जो हमारे साथ किया है, हमारे लोगों के साथ किया है, हम वतन लोगों के साथ किया है, इसलिए आपके साथ किसी भी तरीके का कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखा जा सकता है। पाकिस्तान को कड़ा और सख्त संदेश दिया जा चुका है। और मैं ही आपको बताऊं कि कैट के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि महज पाकिस्तान के साथ ही संबंध खत्म करना हमारी प्राथमिकता नहीं है। इसके अलावा जो पहलगाम हमले में लोग मारे गए हैं, उनके लिए भी अगर कैट की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग किया जा सकता है या किया जा सकेगा, तो उस बाबत भी हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो कैट की मीटिंग में तमाम फैसले लिए गए थे। अब मैं आपको बताऊं कि 10 अरब डॉलर से ज्यादा ये बड़ा, मतलब आप समझिए कि पूरा फैसला है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आयात और निर्यात बरसों से चला आ रहा है। यही वजह है कि उस पर अब सभी प्रकार के रोक लगाने की बात कही गई है। और आप समझिए, आतंकवाद और बिजनेस व्यापार एक साथ नहीं हो सकता, यह साफ ऐलान कर दिया गया है भारत की तरफ से। और इसी के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अच्छा, इस निर्णय के बाद कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा? दूसरी तरफ क्या कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से सामने निकल कर आ रही है इस वक्त इस निर्णय के बाद? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक एक करके भारत की तरफ से तमाम महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि हर एक निर्णय के बाद पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आना स्वाभाविक है, लाजमी है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान का पानी बंद किया गया सबसे पहले, तो उस वक्त आपने ख्वाजा आसिफ साहब हो, चाहे आपने आसिम मुनीर साहब हो, या फिर दूसरे उनके जो तमाम दीगर कारकुनान हैं या उनके जो दीगर नेता हैं, उन्होंने भी एक एक करके बयान दिए। मरियम नवाज साहब का हमने ये बयान सुना। उसके बाद हमने आपने देखा होगा कि इमरान खान जेल से बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये तमाम लोगों के हमने बयान सुने। इन तमाम बयानातों के बाद हिंदुस्तान का रुख नहीं बदला। हिंदुस्तान ने, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे आयात निर्यात की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ दूसरे समझौते हो, या फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दूसरे देशों के साथ, यानी कि दूसरे देशों के साथ किस तरीके से इंटरनेशनल तरीके से दबाव डलवाना है पाकिस्तान के ऊपर, उस बाबत भी भारत ने हर रुख पर तैयारी। शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री है, वो अमेरिका से ये गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो मध्यस्थता
मध्यस्थता करे, हस्तक्षेप करे इस मैटर पर, क्योंकि पाकिस्तान को पता है मोहित कि भारत की तरफ से कूटनीतिक कदम तो उठा लिए गए हैं, लेकिन जब सैन्य कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। दूसरी तरफ देखिए, जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही है कि एनआईए की टीम ने डेरा डाला हुआ है जम्मू कश्मीर में, डीजी की मौजूदगी पहलगाम में है, इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है। और जो आतंकी फंडिंग को लेकर अलग अलग रेड भी जारी है वहां पर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, एनआईए लगातार वहां पर छापेमारी कर रही है। कई सौ से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आप जिप लाइनर की ही बात कर लीजिए, जिप लाइनर वाला जो व्यक्ति था उसको भी हिरासत में लेकर एनआईए ने पूछताछ की। और आप समझिए कि लगातार एनआईए हर एक एंगल से, हर एक पहलू से जांच कर रही है। यही वजह है कि चाहे लश्कर तैयबा हो, टीआरएफ हो, पाकिस्तान की अपनी एजेंसी आईएसआई हो या फिर पाकिस्तानी सेना हो, हर किसी के होश फाख्ता है। उनको समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। और एनआईए अपने एंगल से जब जांच कर रही है तो एनआईए हर एक वो पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है कि जब अगर वैश्विक स्तर पर भी कभी पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश करना हो या फिर डोजियर देना हो तो कम से कम हम किसी मोर्चे पर भी पीछे नहीं रहे। हमने उरी में उनको अटैक भी किया, उनको हमने सबूत भी दिखाए। उसके अलावा पुलवामा हमले पर भी हमने उनको बेनकाब किया। यूएन में कितनी बार पाकिस्तान को लताड़ा जा चुका है। तो साफ एक बात समझिए कि चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे क्रिकेट के मैदान में हो या फिर सेना के मोर्चे पर हो, पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान से हमेशा लात ही खाता रहा है, हमेशा लतियाया गया है, हमेशा उसने मुंह की ही खाई है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना हो, सरकार हो, हर किसी का मनोबल डाउन है इस समय, मोरल बिल्कुल डाउन है। वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि अगर भारत हमला करता है तो हम रिटेलिएट करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने मतलब साफ साफ कह दिया है कि 71 में तो 7 हथियार डाले थे, इस बार ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी जो वहां की इक्विपमेंट्स है वो नहीं चल पाएंगे। और यही वजह है जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि वहां पर स्थिति बयां करते हुए ख्वाजा आसिफ नजर आए। लेकिन शहबाज शरीफ जिस निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं मोहित, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन आज भी सीमा पर जारी है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं बाकी देशों से कि आप हस्तक्षेप कीजिए, तो कथनी और करनी में किस तरफ का फर्क है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ आप फायरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस मैटर को सॉल्व करें, भारत से बात करें। देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा गुहार लगाता ही है, क्योंकि उसको पता है कि भारत के सामने अब वो डायरेक्ट गुहार लगाएगा तो वो कुछ कहने की स्थिति में है ही नहीं। यही वजह है कि चाहे चाइना की बात हो, अमेरिका की बात हो, चाहे मतलब दूसरे देशों की, अगर हम इजराइल की वगैरह की तो बात करें, उनसे तो इजराइल वाले तो भाव ही नहीं देते। तो ये सच्चाई है। आपको पता है कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने एक अफवाह उड़ाई थी कि 27 अप्रैल को तुर्की का एक जहाज वहां पर उतरा है। उसके अलावा चाइना के कुछ सी हरकुलिस विमान वहां पर उतरे हैं जहां पर रसद और सैनिक सामग्री उनको भिजवाई गई है। तुर्की ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारा विमान सिर्फ वहां पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था, हमने कोई वहां पर मिसाइलें नहीं भिजवाई हैं, हमने कोई वहां पर सैनिक सामग्री रसद नहीं भिजवाई है। यानी कि तुर्की ने तो एक मिनट ही, पलक झपकते ही उनको बेनकाब कर दिया। उनको बता दिया कि भाई भारत और हमारे संबंधों को कम से कम खराब मत करो, हम आपकी मदद करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे बेवजह इल्जाम लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से चाइना ने भी कहा है कि भाई ठीक है, दोनों देश अपने बैठ के इसमें मध्यस्थता करें। इसके अलावा अमेरिका भी कह चुका है कि दोनों देश इसमें आपस में सामंजस्य बिठाएं, इसमें अलग अलग तरीके से, इसमें डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है, उसको पता है। और आपको पता है वहां के मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया 24 से 48 घंटे के अंदर भारत हमें ठोक देगा, भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा। और भारत में हो भी ऐसा उन्हें लगना भी बहुत लाजिम इसलिए भी है क्योंकि सीसीएस की 2 मीटिंग हो चुकी है, सीसीपीए की मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा आप देखिए थल सेना, वायुसेना, एयरफोर्स सभी के साथ तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो रही है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान को हर एक मैसेज साफ साफ तरीके से जा रहा है। पाकिस्तान सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है। उनके जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर लगातार वहां से सेना छोड़ रहे हैं, वहां पर लगातार इस्तीफे हो गए हैं। 1971 की याद आ गई थी जब देखिए सबसे बड़ा जो आत्मसमर्पण किया गया 93,000 सैनिकों की तरफ से, शायद वो एक बार वो दौर याद आ गया होगा पाकिस्तान के सामने। लेकिन गीदड़ भपकी देने से नहीं चूक रहा है पाकिस्तान। दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे अब आपसे मोहित, लगातार कल भी बैठकों का दौर जारी था और अलग अलग बैठकें लगातार होती हुई नजर आ रही हैं और ये कहा जा सकता है कि वो दिन बेहद नजदीक है जब पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कह रहे हैं कि आतंकवाद और आतंकवाद के पनाहगारों के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा, पीड़ितों को इंसाफ मिलकर रहेगा।
बिल्कुल, आपने देखा होगा बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हुंकार भरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के ये आतंकवादी हों, चाहे उनके हैंडलर्स हों और चाहे उनको सपोर्ट देने वाले बैकर्स हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक को जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। आपको पता है जब वो भारत मंडपम गए थे, उन्होंने युग्म सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास समय सीमित है और लक्ष्य अटल है, लक्ष्य बड़े। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उस संदर्भ में नहीं है, वर्तमान स्थिति में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो इस बयान को भी उसी हिसाब से ले गया होगा। उसको पता होगा कि मोदी जी ने कहा है तो मतलब मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और यही वजह है कि उनके तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। आपने 71 की बात कही, 93,000 सैनिकों के आपने समर्पण की बात करी, आत्मसमर्पण की बात करी। आपको पता उस समय इंडिया में एक प्रचलित कहावत क्या हुई थी जब उन्होंने समर्पण कर दिया था? हिंदुस्तान में तो आज तक कहा जाता है जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपना आत्मसमर्पण किया था, तो उसके बाद आज भी हिंदुस्तान में कहा जाता है कि खाने के लिए चने नहीं पाकिस्तान मांगे जायफल, खाने के लिए चने नहीं पाकिस्तान मांगे जायफल, और ₹1.25 सैलरी, कंधे पर टांगे राइफल। तो ये तो हाल है पाकिस्तान के सैनिकों का, उनके बस का कुछ भी नहीं है, वो युद्ध नहीं लड़ सकते। 93 में कर दिया था समर्पण, इस बार 71 में समर्पण कर दिया 93,000 सैनिकों ने। इस बार हो सकता है पूरी की पूरी ब्रिगेड और पलटन भी कहेगी भैया हमें भी ले चलो साथ में, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। उनको भी पता है सैलरी उनके यहाँ आ नहीं रही है, और आप समझिए कि अगर पाकिस्तानी सेना के पास अपने सैनिकों को देने के लिए साजो सामान नहीं है, युद्ध सामग्री नहीं है, सैलरी नहीं है, तो उनका मनोबल कैसा होगा? बिल्कुल मोहित, और स्थिति ये है कि वहां पर जो सैनिक हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, और इस जो युद्ध के हालात वहां पर बने हुए हैं उसके बाद भी रिजाइन कर रहे हैं। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो हर देशवासी सेना के साथ, सरकार के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वहां के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि स्थिति का अंदाजा है। सिंध में किस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, झेलम का पानी छोड़ा गया तो पूरे पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, वहां पर इमरजेंसी की स्थिति बन गई, इमरजेंसी वहां पर लागू की गई। तो किस तरह से पाकिस्तान है इसका आपने बहुत ही मुहावरों के साथ विवरण दे दिया है, और पाकिस्तानी अगर ये चैनल देख रहे होंगे तो उनको भी एक बार फिर से अपनी उस स्थिति का आंकलन वो कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ देखिए डरे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार और उनके चेहरे के जो हाव भाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि वो सहमे हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ ये एडवाइस जरूर दे चुके हैं अपने भाई शहबाज शरीफ को कि भाई जो परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ किया था, कहीं मुनीर वो शहबाज शरीफ के साथ ना करें। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं 3 दिन पहले ही ये नवाज शरीफ का बयान है। उन्होंने साफ तौर पर शहबाज शरीफ को कहा था कि हमने आपको पाकिस्तान की हुकूमत दे दी, गद्दी दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसी हिमाकत करो जो हिंदुस्तान के लिए तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का वजूद ही खत्म कर देगी। यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेटिक टॉक करो, आप हिंदुस्तान के साथ आप लड़ नहीं सकते, और वार तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वार करेंगे तो पलटवार करेंगे, और पलटवार करेंगे तो फिर ऐसा प्रहार करेंगे कि आप तैयार ही नहीं हो पाओगे, संभल ही नहीं पाओगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान डरे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ जो लगातार अब तक ये कह रहे थे कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम हमला करेंगे, हम जवाब देंगे, क्या हुआ? उल शाहीन का, गौरी का, गजनवी का, क्या वो हरे पेंट वाली मिसाइलें क्या बिल्कुल धराशाही हो गई हैं? उनमें जंग लग गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास प्रोडक्शन करने के लिए पैसा नहीं है। वहां पर आपको पता है जो टेंडर्स हैं, जो पीछे कच्चा माल सप्लाई करते हैं, वो भी आपको इससे पहले कई बार वो हड़ताल कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डिनेंस डिपो वाले हमें पैसा नहीं देते, माल ले लेते हैं। सच्चाई ये है कि वहां पर प्रोडक्शन है नहीं। और इंडिया क्या कर रही है? इंडिया ने प्राइवेट पार्टनर्स को भी ऑर्डिनेंस डिपो के फील्ड में उतार दिया है। लगातार तमाम ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर अब रक्षा उत्पादन कर रही हैं। हमारा रक्षा उत्पादन आप समझिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये वजह है पिछले 10 सालों में जो मेक इन इंडिया की क्रांति आई है, उससे कहीं ना कहीं उसके जो आंकड़े हैं वो भी किसी से छिपे हुए नहीं है। यही वजह है कि आज हमारे ऑर्डिनेंस डिपो हो, हमारी तमाम फैक्ट्रियां हो, हमारा रक्षा बजट हो, हमारी जीडीपी हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, सब कुछ तो उस मुकाम पर है, उस मुहाने पर है, जिससे भारत का एक नया भविष्य तैयार होगा, एक विकसित भारत की नई तस्वीर तैयार होगी। और पाकिस्तान को क्या है? पाकिस्तान को तो यह समझ आ रहा है कि अगर एक बार भी गलती से उन्होंने युद्ध छेड़ दिया या युद्ध में पड़ गए तो उनके पास अब से 50 साल पीछे वो चले जाएंगे। 71 से भी बुरी स्थिति उनकी होने वाली है। यही वजह है कि हिंदुस्तान लगातार ये कह रहा है कि पहले कोशिश हमारी यही है कि डिप्लोमेटिक तरीके से हम इसका जवाब दें। और आप समझिए कि जिस तरीके से मीटिंगों का सिलसिला जारी है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, उसको देखकर लग रहा है कि मुकम्मल पूरी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है और फ्री हैंड प्रधानमंत्री की तरफ से सेना को दे दिया गया है।
टारगेट और समय सेना तय करेगी। लेकिन मोहित, हम दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे, पीओके में ये कहा जा रहा है कि बैट की तैनाती, जो वहां की आतंकी फोर्स है जिसमें आतंकवादियों की भरमार है, उसकी तैनाती कर दी गई है। पीओके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जितने बॉर्डर से सटे एरियाज है, सियालकोट की बात हो, इन सब एरिया की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। वहां पर जेट की तैनाती वहां पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। इसका मतलब इस वक्त जो पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो बस काउंटडाउन कर रहे होंगे कि कब अटैक हो और कब वो रिटेलिएट करे। हालांकि वो इस वक्त की स्थिति जो है वो रिटेलिएट करने की नहीं है, लेकिन खबरें अब ये भी उठ रही है, जिस तरह से भारत ने हर मंच से पीओके का जिक्र किया, क्या पीओके बहुत जल्द हमारा होगा? बिल्कुल, कई सारे मंचों से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में लेने की बात हो चुकी है। आपने राजनाथ सिंह के कई मर्तबा बयान सुने, आपने अमित शाह जी के बयान कई बार सुने, आपने कई सारे नेताओं के बयान सुने हैं कि अब पीओके हमारा होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारा ही है, बस हमें आधिकारिक तौर पर मिलने जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझिए, जितने ख्वाब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर सजाता है, उससे ज्यादा हमने पीओके को शामिल करने के लिए देखे हुए हैं। यही वजह है। आप समझिए, पाकिस्तान कितने मोर्चों पर लड़ेगा। तालिबान के साथ उसके अभी वहां ऑलरेडी उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 54 लोग मार दिए गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वहां पर क्या हो रहा है। इसके अलावा आप समझिए कि जो ये बलूच वाला एरिया है, तो कुछ ही दिन पहले वहां पर ट्रेन हाईजैक हुई थी। तो चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे वो ये बलूच वाला एरिया हो, चाहे वो तालिबान वाला जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या बीच में तो ये भी खबरें आई थी कि ईरान के साथ भी उनके तालमेल सही नहीं बैठ रहा था। और हिंदुस्तान के साथ तो उनका 36 का आंकड़ा है, हमने 65 में हराया, 71 में हराया, 99 में उनको धूल चटाई, पर पाकिस्तानी सेना को फिर भी अकल नहीं आई। पाकिस्तानी सेना सतुर्मुर्ग की तरह हो गई है कि जब भी खतरा सामने आएगा, गर्दन को बस जमीन में डाल के खड़ा हो जाना है, अपनी गर्दन छुपा लेनी है। उसके बाद पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया था। परवेज मुशर्रफ ने कारगिल के समय अपने तमाम सैनिकों को आगे बढ़ा दिया था, उनकी घुसपैठ करवा दी थी। और आप एक बात समझिए, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सैनिक, हमने उनको हराया भी, हमने उनको ऐसे घाव दिए, ऐसे जख्म दिए कि उनको आज भी याद है। लेकिन बाद में क्या हुआ, नवाज शरीफ आज भी याद करते हैं कि मुशर्रफ साहब, आपके चलते हमारे हजारों हजार सैनिकों की शहादत हुई है। और परवेज मुशर्रफ ने भी, हालांकि एक जब बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, जलसा हो रहा था, उसमें इस बात को समझा भी। तो आज पाकिस्तान के सामने मुस्तकबिल की लड़ाई है, आज पाकिस्तान के सामने अपने वजूद की लड़ाई है, आज पाकिस्तान के सामने अपने आप को बचाने की लड़ाई है। और आज पाकिस्तान के सामने एक लड़ाई इस फ्रंट पे भी है कि अगर वो अपने यहां से दहशतगर्दों को खत्म करे, अपने यहां से दहशतगर्दों को सफाया करने के लिए कोई कदम उठाए, तो ही हो सकता है कि भारत का तीसरा नेत्र ना खुले। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने 2018 में कुछ तैयारियां ऐसी की थी, कुछ ऐसे एक्शन लिए थे, कुछ ऐसे कदम उठाए थे, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि 18 के बाद 22 तक ये 3-4 साल का समय था, जिसकी वजह से 22 में उसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने हरकतें ऐसी कर दी है कि उसको इस बार ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डलवा देना चाहिए, या डालना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान पर ठोस कड़ी कार्रवाई जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह का कदम हर बार पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है। हालांकि बैकआउट करता हुआ पाकिस्तान नजर आया, लेकिन सबूत हर देश में सामने निकल कर आए कि किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाकिस्तान की पाई गई है। लेकिन मोहित, हम ये भी आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि भारत की क्या तैयारी है, भारतीय सेना की क्या तैयारी नजर आ रही है। कल नेवी की तरफ से भी पोस्ट किया गया था और ये डर जो है पाकिस्तान को लगातार सता रहा है कि कहां से हमला होगा, कैसे हमला होगा। हुक्मरान, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, लगभग 1:30-2 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि 24 से 36 घंटे भारी हैं और भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खौफजदा तो है ही, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब टूरिस्ट प्लेस की सुरक्षा को लेकर क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर लाने में लगभग कितना वक्त लग सकता है अब इस तरह के वाकये के बाद।
और देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, बॉर्डर पर तनाव है, तब तक कम से कम कश्मीर में टूरिज्म की उस तरीके की बहाली नहीं हो सकती है जिस तरीके की अभी हमें पिछले 3-4 सालों में देखने को मिली। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर में पहुंचे थे, जो कि एक समय में कभी 16 लाख हुआ करते थे। तो ये इसमें धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि आपने देखा होगा, एक समय में शिकारा चलाने वाले, कश्मीर के अलग अलग वहां पर होटल खोलने वाले, ऐसे तमाम लोगों को बहुत नुकसान होते थे। लेकिन इस बार हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में बहुत मुनाफा हुआ था। अब धीरे धीरे उस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। यही वजह है कि कश्मीर के तमाम ऐसे लोग जो इसके खिलाफ थे, और आपने देखा कि वो कई सारे एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से वो इस कायराना हमले के विरोध में भी है, क्योंकि उनको भी पता है कि अर्थव्यवस्था अगर पटरी पर नहीं आई तो उनकी रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। अब आप एक बात समझिए, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि पाकिस्तान पर हमले के लिए हम कितने तैयार हैं, कितने मोर्चों पर तैयार हैं। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए आज हमारे पास MiG-29 जो 71 में हम इस्तेमाल करते थे, वो आज भी है। सुखोई है, हमारे पास मिराज है, हमारे पास राफेल का एक अच्छा खासा नया बेड़ा है। इसके अलावा हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास अपनी इंडियन आर्मी है, रिजर्व फोर्सेस है हमारे पास। और आप समझिए कि बैड जिसकी आप तैनाती की बात कर रही हैं, बॉर्डर एक्शन टीम की जो ये बात है, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। ये एक तरह से खतरनाक इनकी यूनिट या ब्रिगेड है। ये अक्सर हम कहते हैं कि ये इनका मेन काम है गला काट लेना, लेकिन उससे भी निपटने के लिए भारत के पास गोरखा जैसी रेजिमेंट है। भारत के पास एक से एक खूंखार, आज के पास ऐसा नहीं कि भारत की तैयारी नहीं है। पिछले 2014, 15, 16 में मुझे खूब याद है कि उस समय जब नवाज शरीफ का टाइम था, इमरान खान का टाइम था, तो उस वक्त बैट बहुत ज्यादा इस तरीके के हमले करती थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन उसको भी जवाब दिया गया। तो चाहे वो ईस्टर्न कमांड हो, चाहे वो वेस्टर्न रेंज हो, चाहे वो राजस्थान से लगा हुआ बॉर्डर हो, चाहे देखिए, भारतीय सेना, भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है और इस बार जवाब जो है वो कड़ा होगा और बड़ा जवाब होगा, जिसका जो इतिहास के अक्षरों में ये पाकिस्तान के लिखा जाएगा, जो जवाब दिया जाएगा पहलगाम आतंकी हमले के बाद। बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।